नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, डेट इज परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। और पिछला जो हमारा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट टॉपिक था, है ना, उस पर एक दो अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं अभी करवा देता हूं। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज यील्ड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज का यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो अभी इसके जस्ट बाद होगी, दो तीन क्वेश्चन जो रह गए थे अच्छे वो करवा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl टू प्रोड्यूस 0.01186 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल। आपसे पूछ रहा है भैया M2CO3 का मोलर मास क्या होगा। तो पहले आप इसका ना रिएक्शन लिख लो। क्या रिएक्शन है भाई? ये देखो, मेटल कार्बोनेट है यानी M2CO3 है। M2CO3 तो डेफिनेटली मेटल कार्बोनेट ही होगा। और ये क्लास 10th का रिएक्शन है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर कोई एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो डेफिनेटली है वहां पर एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो यहां पर HCl के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन रहा है MCl प्लस में CO2 और प्लस में H2O, यही बन रहा है। इसको बैलेंस कर लो पहले, 2 और 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बैलेंस नहीं होगा तो अब कर लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, यहां पर देखो किसका कंपेयर हम लोगों को करना है। ठीक है, जिसका कंपेयर करना है उसी का हमको लेना पड़ेगा। देखो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl टू प्रोड्यूस इतना मोल। ठीक है, और मोल ऑफ CO2। देखो, CO2 और M2CO3 के बीच में कंपैरिजन करना है हम लोग को। ठीक है, CO2 और M2CO3 के बीच में कंपेयर करना है, तब जाके हमको वैल्यूज वगैरह फाइंड करनी है। देखो, M2CO3 कितना दिया है? 1 ग्राम दिया है। M2CO3 1 ग्राम दिया है और आपको CO2 का मोल दे रखा है। यहां पर इसका मोल दे रखा है कितना? 0.01186, यही है ना, 0.01186 आपको मोल दे रखे हैं CO2 के। तो समझो भैया, यहां पे देखो, यहां 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर 1 मोल ऑफ M2CO3 होता है, अगर 1 मोल, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है, अगर 1 मोल M2CO3 का है तो कितना मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन रहा है? डेफिनेटली 1 मोल बन रहा है। 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है। क्या बोला मैंने बोला जब 1 मोल M2CO3 होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन यहां पर आपको मोल कितनी गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की? वो यहां पर गिवन है 0.00186 गिवन है। अगर 1 मोल M2CO3 में 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो भैया 0.01186 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल ऑफ CO2 में जाहिर सी बात है कितने होंगे भैया? यहां से नीचे से यहां पे लिख, थोड़ा और नीचे लिखूंगा मैं, 0.01186 मोल ऑफ CO2 में कितने मोल्स ऑफ M2CO3 होंगे भैया? अरे भैया कितने होंगे बता दीजिए, कितने होंगे? जितना वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतना M2CO3 होगा। तो यहां भी होगा 0.01186 मोल ऑफ M2CO3। सिंपल, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इतना मोल इसका आ गया, गिवन मास दिया हुआ है। अब यहां पे आप इसका मोलर मास फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मोलर मास बोला गया, ये ऑप्शन है भैया। देखो आप, मोलर मास तो N बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। कैसे निकालोगे भैया? इसलिए ये तो चल ही नहीं रहा ये। तो भैया मोल कितना दे रखा है? मोल देखो 0.01186 दे रखा है। गिवन मास भी दे रखा है, देखो 1 ग्राम M2CO3 का, तो 1 ग्राम बट्टा M बोले तो मोलर मास।
तो m बराबर, ये m इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/0.01186, ये पॉइंट उड़ाओगे तो 123450, 123450। ठीक है भैया, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा यार, ठीक है। और अच्छा भैया, इसको आप कट करोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी m, देखो भाई यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, अगर इसको आप कट करोगे ना तो वैल्यू आपकी आएगी 84.3, ठीक है, ग्राम पर मोल। देखो भाई ये आप मिला के देख लेना, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, बार बार कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ये क्लियर है भाई, क्लियर है। अब क्या करता भाई, अच्छे से चल नहीं रहा है तो मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ, तब तक आप नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ भैया। ये भैया आपको बोल रहा था कि ये जो 1 ग्राम आपको मैग्नीशियम नहीं भैया, M2CO3 दे रखा है भाई, M है ना तो मेरे को मैग्नीशियम पढ़ा जाता है, I'm sorry। तो M2CO3 दे रखा है, उसका ट्रीटमेंट जो है एक्सेस HCl के साथ हो रहा है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 0.01186 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इतने मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो M2CO3 का मोलर मास बताना है ग्राम पर मोल में, क्योंकि मोलर मास का भाई साहब यूनिट क्या होता है, वो आपको ग्राम पर मोल ही तो होता है ना, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बताना था, तो मैंने क्या किया, 1 मोल हमारा अगर जब रहता है, 1 मोल जब M2CO3 रहता है तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल दिया हुआ है 0.01186 मोल दिया है, तो ये भी उतना ही मोल होगा, ठीक है। उसके बाद मोल हमको M2CO3 का पता चल गया, गिवन मास दिया हुआ था, तो उसकी मदद से हमने मोलर मास फाइंड कर लिया इसका, ठीक है। सिंपल सवाल था, नोट कर लीजिए, थोड़ा इंक हम भर लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। द मिनिमम मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड फॉर डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज, ठीक है। पहले आपको एक रिएक्शन लिखना होगा इसका। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथी, देखो तो कितना यार इंक, दोनों मार्कर में मैंने इंक भरा और दोनों में ऐसे ही चू रहा है। चलो कोई बात नहीं है, चलो आराम से। तो एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड फॉर डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। अरे भाई फिर से वही बात है, देखो सिंपल सी बात है। क्या है सिंपल सी बात, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यह एक मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यानी MgSO4 प्लस वाटर और प्लस में एक नहीं CO2 निकलेगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन बैलेंस है, देख लेना, हाँ बैलेंस है, ठीक है। अब भाई साहब, अब क्या क्या कह रहा है कि भाई मिनिमम मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मिनिमम मास बताना है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, नीडेड फॉर डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका जो है 3 ग्राम आपको दे रखा है, इसका जो है 3 ग्राम आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि मिनिमम सल्फ्यूरिक एसिड कितना लगेगा 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करवाने के लिए। यही कह रहा है, हाँ भाई यही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 ग्राम हमको पता है, मैं ऐसे ही दिमाग में रखता हूँ, आप भी रखना, ठीक है। कितना भाई गिर रहा है यार, तुम परेशान कर रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, यहाँ पर देखो, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो समझो 1 मोल ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ MgCO3, या नीचे लिख देता हूं इसको, 1 मोल ऑफ MgCO3 में कितना मोल H2SO4 का, 1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है भैया, यही होगा। बहुत बढ़िया, हाँ सर ये तो पता है। 1 मोल में भाई 1 सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है, यानी 1 मोल में, 1 मोल MgCO3 में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, यानी रिएक्ट कर रहा है, यानी 1 मोल MgCO3 के साथ 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। और आपको भैया इसका गिवन मास दे रखा है, इसका MgCO3 का गिवन मास दे रखा है, दैट इज 3 ग्राम, दैट इज भैया 3 ग्राम दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, इसके मोल से, ठीक है। अब देखो भैया, ये इसका मोल नहीं है, ये मोल तो है, वी नो दैट इसका मोल तो है।
तो एक काम कर लो ना आप, इसके लिए पहले मोल निकाल लो, ठीक है, इसके लिए पहले आप मोल निकाल सकते हो। आओ स्टार्ट करते हैं, मोल निकाल लो पहले, ठीक है। आओ तो भैया मोल कैसे निकालोगे, तो मोल निकालने के लिए होता है, मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोल इसका कितना है भैया, ठीक है, मोल कितना है, तो पहले मोल निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया हुआ है भैया, इसका 3 ग्राम है, देखो 3 ग्राम दिया हुआ है, तो 3 ग्राम। और मोलर मास MgCO3 का कितना होता है, MgCO3 का मोलर मास MgCO3 का निकाल लो, इसका 24 होता है, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट इज इधर हो गया 48 प्लस 12 प्लस 24, दैट इज हो गया हमारा 4 2 8 2 10 4 14 4 1 1 1 1 5 6 8 84 आ रहा है, 84 आ रहा है, 84 कर लो आप, ठीक है, 84 ग्राम, खट खट ग्राम से ग्राम कटेगा, और ये आएगा 3 1 जा, और ये 28 बार में कटेगा, ठीक है। तो मोल्स कितना आ गया, मोल आ गया 1/28, ठीक है, मोल कितने आ गए 1/28। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, मोल 1/28 आ गए, ये अपने दिमाग में रखता हूँ, ठीक है। मोल कितने आ गए, मोल हमारे 1/28 आ गए, यानी मोल हमारा जो है 1/28 आ गया, ठीक है। अब समझो, अगर ये MgCO3 एक मोल में अगर H2SO4 का एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है, एक मोल MgCO3 के साथ H2SO4 का जो मोल है वो एक ही मोल लग रहा है, तो अगर मोल इसका MgCO3 का मोल 1/28 मोल ऑफ MgCO3 अगर रिएक्शन करना चाहेगा H2SO4 के साथ, तो कितना मोल के साथ रिएक्शन करेगा, उतना ही। अगर ये एक में एक दे रहा है तो ये भी 1/28 मोल में 1/28 के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा भैया 1/28 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया, H2SO4 का मोल आ गया ना भैया, अब मोल आ गया तो सिंपल सी बात है, अगर मोल आ गया तो अब इसका हम लोग को क्या कह रहा है निकालने के लिए, मास निकालने के लिए कह रहा है कि कितना H2SO4 नीड होगा 3 ग्राम मतलब MgCO3 को डिसॉल्व करवाने के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मास पूछ रहा है कितना होगा, तो आओ निकाल लेते हैं। इसकी मोल अब पता चल गई है, n बराबर 1/28, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका, किसका भैया, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, निकाल देता हूँ, वैसे तो 98 होता है मेरे को पता है, 1 × 2, ठीक है, प्लस 32 प्लस में 16 × 4, दैट इज आप कैलकुलेट कर लेना 98 आएगा, ठीक है, 98 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मोल गिवन मास कह रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 98 ग्राम होता है। तो मोल यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से गिवन मास इसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो n बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। आपको क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है, तो W इक्वल टू मोल इंटू, ठीक है, मोल इंटू ये कर लो, ये गिवन मोलर मास कितना है भाई 98 है, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास दैट इज मोल है 1/28 और इंटू में 98, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये कटेगा 3.5, ठीक है, ये 3.5, ये भाई सूख क्यों रहा है, तो जो गिवन मास है वो 3.5। अरे क्या हो रहा है भाई, ये मार्कर चल ही नहीं रहा, 1 मिनट मुझे देना, 1 मिनट यार, चल क्यों नहीं रहा, ये जो गिवन मास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना भीगा भीगा है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W का जो है वैल्यू वो 3.5 आ गया, कितना आ गया 3.5 ग्राम, यानी देखो ऑप्शन नंबर, ये देखो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर गीला गीला है ना, आज बारिश का मौसम अभी है, इसीलिए गीला गीला लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं रहा था, वही तो कहा मैं कि लिखा क्यों नहीं रहा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी तरह से होगा, ठीक है। मैंने यानी 1 मोल में ये 1 मोल, यानी 1 मोल MgCO3 के साथ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा था। तो उसके बाद कह रहा है भाई इसका गिवन मास दिया हुआ था, MgCO3 का गिवन मास दिया हुआ था और मोल दिया हुआ था। इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, इसकी मदद से हमने इसका रियल मोल निकाल लिया, ठीक है। यानी इसका जो है गिवन मास दिया हुआ था, इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता था, तो इसका एक्चुअल मोल हमने पता कर लिया 1/28 कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इतना मोल अगर पता हो गया तो इतना मोल में भाई इतना सल्फ्यूरिक एसिड भी तो रिएक्शन करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमको पता था, गिवन मास निकालना था, मोलर मास पता था,
ठीक है। उसके बाद मोल भी पता हो गया मेरे को, तो यहां हमने क्या कर दिया, यहां हमने इसका गिवन मास पता कर लिया कि 3 ग्राम अगर हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो उसको डिसॉल्व करवाने के लिए 3.5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए भाइयों, नोट कर लीजिए। तो देखो भाइयों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। द एनहाइड्रस सॉल्ट Na2CO3 डॉट XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous, then the value of X is। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट जानते हैं किसको कहता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। तो इसमें X मोल वाटर प्रेजेंट है, यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो जब भी इसको हम हीटिंग करते हैं, यानी Na2CO3 डॉट XH2O को जब हीट करते हैं, तो वो जो है ना, ये जो है, ये पूरा ये जो है ना 63% जो है मास में लॉस कर देता है। इसका जो 63% मास है वो लॉस हो जाता है हीट करने के बाद, और क्या हो जाता है, वो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन जाता है। एनहाइड्रस क्या होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें वाटर होता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम होता ही नहीं है, वाटर का नो प्रेजेंस होता ही नहीं है। तो ये एनहाइड्रस से, सॉरी, ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन जाता है, और 63% वाटर का, इसमें वाटर नहीं, 63% मास का लॉस हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली है कि वाटर ही लॉस हुआ होगा, तभी तो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन गया। बातें समझ में आ रही है बच्चों, बातें समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अरे भाई मैंने घड़ी नहीं पहना, देखो हुआ क्या था, अभी आप लोग कहोगे सर अभी जस्ट आप पढ़ा रहे थे और आपका सर घड़ी ही नहीं है। अरे भाई क्या हुआ ना, देखो अभी जो पहला जो मैंने सवाल किया करवाया, उसके बाद लाइट ही कट गई, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, 2 घंटा लाइट कटी रही, तो मैं वीडियो को पॉज करके अपना अलग दूसरा काम कर रहा था, क्या करता भाई, इसीलिए मैंने घड़ी नहीं पहना। समझ में आ रहा है बात। तो मैं जो 2 घंटा इंतज़ार किए हैं तब लाइट आया, क्योंकि बारिश में जानती हैं कि लाइट कट जाता है, और गांव में तो और ज़्यादा, इसीलिए भाई घड़ी खोल के मैं दूसरा काम कर रहा था तब तक। तब 2 घंटे के बाद लाइट आई है, तो पुनः मैं वो वीडियो पॉज था, फिर हमने चालू किया, तब जाके वीडियो को स्टार्ट किया फिर वहीं से। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, गाँव में रहते हैं। शहर में भी मैंने रहा था 1 महीना, लेकिन वहाँ मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाया अपने आप को, एडजस्ट ही नहीं हो पाया। और भाई पैसा का भी दिक्कत होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ पैसा का। तो भाई हम लोग इतना, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना हम लोग को, हम नहीं कर पाएंगे उतना अफोर्ड। ठीक है, और वाईफाई वहाँ लगवाना पड़ता, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था, समझ सकते हो, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, गाँव में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू किए हुए हैं, और गाँव से ही हम लोग सब कुछ करेंगे, कैसे भी करके, कितना भी प्रॉब्लम आएगी करेंगे। ठीक है, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेंगे। चलो, चाहे जितना भी दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा था हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस बन जाता है, 63% वाटर का लॉस हो जाता है, यानी फिर वाटर बोला, 63% एनहाइड्रस यानी 63% हाइड्रेटेड सॉल्ट का लॉस हो जाता है। तो डेफिनेटली है कि वाटर का ही ना लॉस हुआ होगा 63%, सिंपल सी बात है। पहले इसका एक रिएक्शन लिख देता हूँ। ये जो हमारा Na2CO3 डॉट X मोल्स ऑफ वाटर यानी XH2O जो होता है, इसको जब भी आप लोग हीट करते हैं तो ये अभी क्या है, ये एनहाइड्रस नहीं, ये हाइड्रेटेड है। अभी क्या है भैया, ये अभी हाइड्रेटेड है ना, हाइड्रेटेड। आज मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा, क्योंकि बारिश हुआ है ना, तो नमी है इसके ऊपर, इसी के लिए चल नहीं रहा। और ये बनता है हाइड्रेटेड से डायरेक्ट एनहाइड्रस बनता है, यानी वाटर का लॉस हो गया, Na2CO3, ठीक है, और प्लस में XH2O जो है वो अलग हो गया। ठीक है, यानी इसका 63% बाय मास जो है इसका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, और ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन गया। क्या बन गया, एनहाइड्रस बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो आपको x जो दिख रही है, x की वैल्यू क्या है ये बतानी है। आइए सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखो, इसका समझो, पहले बात इसको हम मिटाते हैं फिर समझाते हैं। देखो ये जो है ना, ये पूरा का 63% मास लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ, जब भी इसको हम हीट किए
तो इतना भाग जो है वो अलग हो गया, देख रहे हो, इतना भाग अलग हो गया, यानी क्या, वाटर ही ना अलग हुआ है, वाटर अलग हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेते हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि इसका मास आखिरकार था कितना। तो चलो, सोडियम का होता है 23 इंटू 2 और प्लस 12 और प्लस 16 इंटू 3, ठीक है। और इधर x और इंटू में वाटर का कितना होता है, 18 होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 और x 18, यानी x का 18 से गुना। तो इधर हो गया 106, ठीक है, और प्लस में x 18। कोई दिक्कत, यहाँ पर कुछ नहीं यानी प्लस है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, उसी तरीके से, ठीक है। इतना आ गया, ये समझ में आया। ये इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट आया है, यानी मैं क्या जानता हूँ 106 प्लस x 18 का, यही ना, इसका यानी ये पूरे वेट का 63% लॉस हो गया है मास का, इसके मास का, ये पूरे मास का 63% मास लॉस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इंटू 63 बट्टा में 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज है, 63% लॉस हुआ है, ठीक है। इक्वल टू कितना लॉस हुआ, कौन लॉस हुआ, ये 18, ये देखो ये इतना का कितना है 18, ये x, ये 18x ही ना लॉस हुआ होगा, यानी ये x और ये 18x ही लॉस हुआ होगा, यानी इसको हम डायरेक्ट 18x लिख सकते हैं, यानी यही तो लॉस हुआ ना, x H2O ही लॉस हुआ है, तो 18x ही लॉस हुआ है। अब x की वैल्यू हमको पता करना है, यहाँ पर कितना x होगा, ठीक है। इक्वल टू हम 18x लिख सकते हैं, यही तो लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ, यही तो लॉस हुआ है 18x, समझ में आ रहा है। और यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है, ये x की वैल्यू, आओ 63 को 106 से गुना करो, आप 63 को 106 से गुना करो, 63 को 106 से गुना करो, चलो 63, ठीक है, ओके, चलो 18 का 8 1 0 0 1 1 1 3 3 तो 36 3 3 3 3 0 0 0 3 और 6 कम 6 1 8 8 7 6 और 6 6 6 7 8 6 6 7 8, इसको हम गुना करेंगे तो 6 6 7 8 और प्लस में इसको 18x से करो, यानी डायरेक्ट हम इसको 18x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 63 को 18 से कर लो भाई, 24 के 4 में 2 2 2 2 8 चौक 48 2 50 3 1 3 6 6 6 6 4 3 6 5 1134x, ठीक है। और यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, इक्वल टू 18x। स्टूडेंट्स अब तो कर लोगे आप, चलो मैं कर ही देता हूँ। अब इसको गुना कर लो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 66.78, यहाँ 100 से करोगे तो, इसको 100 से करोगे डिवाइड तो 11.34 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे दिख रहा है, मैं एक बार देख लूँ भाई नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ यार, काफ़ी जगह है नीचे, तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 66.78 प्लस, यहाँ पर प्लस है 11.34x इक्वल टू 18x, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाकी का बचा हुआ, ये देखो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ देखो ध्यान से 66.78, ठीक है, 66.78 इक्वल टू 18x को इधर ले आओ, यानी 18x, और इसको 11.34x को उधर ले जाओ, 11.34x, ठीक है। तो 66.78 इक्वल टू 18 में से 11.34 जाएगा तो लगभग में 6.66 बचेगा, ठीक है। दोस्तों फिर से लाइट कट गई थी, बहुत दिक्कत है भाई, वर्षा का मौसम है, इसी के लिए बहुत लाइट कटती है। अभी भी 1 घंटा के बाद लाइट आई है, क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो 18x में से 11.34x अगर घटाओगे तो 6.66x लगभग में आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 66.78 एंड डिवाइडेड बाय 6.66, और इसको आप कट करोगे तो लगभग में वैल्यू 10 आएगी। तो x इक्वल टू 10। और बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि सर यहाँ पर तो जो x की वैल्यू होने वाली है वो 10 ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 10 में पढ़ रखा था Na2CO3.10H2O होता है, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है सर, है ना, जो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। तो x के जगह पर सर 10 ही होगा। तो ये सभी लोग जानते थे, खैर मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी बता दिया, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ना, अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड आपको पढ़ा दे, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट भी कट जाती है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ा दे, ठीक है, लेकिन लाइट कट जाएगी तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो फिर अगले दिन हम उसको मैच करके इसको, यानी अभी जो पढ़ाया और अभी लाइट कट जाएगी तो क्या करेंगे, अगले दिन जो फिर वीडियो बनेगा उसको बना के मैच करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम परसेंटेज यील्ड चालू करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। देखो भाई, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हेडिंग डालिएगा परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ऐसे ही लिख दो, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं भैया परसेंटेज यील्ड। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं भैया। तो देखो भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू होता है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो आपका एक्चुअल यील्ड रहेगा उस वो, और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो भाई, इस फॉर्मूला से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज यील्ड भाई साहब प्रोडक्ट का ही निकलता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसी का परसेंटेज यील्ड हमको निकालना होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। परसेंटेज यील्ड बराबर होगा एक्चुअल यील्ड, जो आपका एक्चुअल यील्ड है वो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड बोले तो जो मैक्सिमम है, यानी जो मैक्सिमम मोल्स बना है वो। अभी बताता हूं, देखो एक्चुअल यील्ड क्या होगा भाई। एक्चुअल यील्ड क्या होगा, एक्चुअल यील्ड जो होगा, जो मोल्स आपको इक्वेशन में गिवन है, मोल्स गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन केमिकल इक्वेशन, जो मोल्स आपको केमिकल इक्वेशन में दिया गया हो, या केमिकल इक्वेशन नहीं कर सकते, जो मोल्स आपको रिएक्शन में गिवन हो, मोल्स गिवन इन रिएक्शन। ठीक है, या डायरेक्ट मोल्स गिवन भी लिख सकते हो। और आपको थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, यानी जो मोल्स जो होते हैं, मोल्स हाईएस्ट मोल, या डायरेक्ट इसको कह सकते हो जो मैक्सिमम मोल, मैक्सिमम मोल्स प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड। ठीक है, इस दोनों में यही अंतर है। एक्चुअल यील्ड जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्चुअल यील्ड मतलब जो आपको रिएक्शन में लिखी हुई रहेंगी, और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, जो मैक्सिमम मोल बन सकते हैं, जो मैक्सिमम मोल बन सकते हैं वो, और इनटू में 100 कर दो। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद ही तो समझ में आएगा। ठीक है, एक सवाल हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 6 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड, 6 मोल्स, एक मिनट, 6 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड। मैं पहले क्वेश्चन तो लिख लूं भाई। 6 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टेड, व्हेन 4 मोल्स ऑफ ए is reacted, ओके, आगे क्या कह रहा है, A is reacted with excess of B, reacted with excess of B, और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड परसेंटेज यील्ड। ओके भैया, फाइंड परसेंटेज यील्ड आपको निकालना है, और आपको एक इक्वेशन भी गिवन रहेगी हमेशा, वो है 2a प्लस, और क्या है भैया, 2a प्लस 5b इज गिवन। ये रिएक्शन के बाद दे रही है आपको 4c। तो अब भैया आपको पता है ना ये क्या है, ये प्रोडक्ट में जो बना यही तो है प्रोडक्ट, इसी का आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे, आओ भाई।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पर ध्यान देना है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नीट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड। कह रहा है 6 मोल सी बनता है कब? जब 4 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है विथ एक्सेस बी। तो कहने का मतलब ये जो आप 4C देखे, अभी भी लाइट कट गई थी भाई, मैं क्या करूं यार, बार बार लाइट कट जाती है। तो यहां पर जो 4C आपको दिख रहा है यही तो प्रोडक्ट है, इसी का तो परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो 6 मोल सी दे रखा है, यानी 6 मोल सी बनेगा कब? जब 4 मोल ए रिएक्ट करेगा एक्सेस बी के साथ। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड निकाला है। तो पहले आओ कंपेयर करो। ठीक है, देखो भाई, जब 2 मोल ऑफ ए अगर रहता है, जब 2 मोल ए का रहता है तो कितना बनता है सी का 4 मोल बनता है। सी का 4 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होता है भैया। ठीक है, जब 2 मोल ए का रहता है तो 4 मोल सी बनता है। अब आगे देखिए, तो यहां पर अगर 1 मोल रहे तो कितना बनेगा? जब 1 मोल ऑफ ए रहेगा तो कितना बनेगा भैया, आप बताओ? 4/2। ठीक है, दैट इज क्या? 2 मोल बनेगा, 2 मोल सी का बनेगा। इसीलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? जब जो है 6 मोल ऑफ सी बनेगा कब? जब 4 मोल ए अगर रिएक्ट करेगा। अगर मान के चलो 4 मोल, अगर 4 मोल ऑफ ए अगर होगा एक्सेस बी के साथ अगर रिएक्शन करेगा और मोल जो है ए का वो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 1 मोल में इतना दे रहा है तो 4 मोल में कितना देगा? 4 × 2 मोल, दैट इज भैया कितना मोल? 8 मोल। ठीक है, यानी ये जो अब मेरे को निकल के आया 8 मोल, ये क्या है भैया? ये है मैक्सिमम मोल बन सकते हैं इतने। क्या भैया? ये मैक्सिमम मोल बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो आया ये थ्योरेटिकल यील्ड आया। ये क्या भैया? ये थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्या है भैया? ये 6 मोल है, ये एक्चुअल यील्ड है। तो मैं अब यहां से परसेंटेज यील्ड निकाल सकता हूं। देखो भैया, यहां से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड, ठीक है, बराबर होता है कितना? परसेंटेज यील्ड, यहां पर फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और इनटू में 100। ठीक है, परसेंटेज निकालें तो 100 देना पड़ेगा। अब परसेंटेज यील्ड इजकल टू एक्चुअल यील्ड कितना है? एक्चुअल यील्ड देखो क्वेश्चन में दे रखी है 6 मोल। 6 मोल एक्चुअल यील्ड है। क्या कह रहा है? 6 मोल ऑफ सी आर फॉर्म्ड। अच्छा, 6 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड, यानी सी का जो एक्चुअल है। देखो भैया, अभी आपको बताया कि परसेंटेज यील्ड जो होता है, बच्चों इस दिमाग को स्थिर करके समझना है। हमने बताया कि ये जो परसेंटेज यील्ड होता है वो किसके लिए फाइंड करते हैं? वो भैया प्रोडक्ट जो बनता है ना, रिएक्शन के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, उसके लिए फाइंड करते हैं परसेंटेज यील्ड। तो क्या कह रहा है? 6 मोल सी बनता है, यानी सी का 6 मोल जो है यहां पर जो दे रखा है क्वेश्चन में जो गिवन है। देखो मैंने आपको बताया कि मोल्स गिवन इन रिएक्शन, यानी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा जो मोल, वो हमारा एक्चुअल यील्ड रहेगा। तो एक्चुअल यील्ड कितना है? 6 मोल बनता है, यानी एक्चुअल यील्ड ये है। तो 6 मोल एक्चुअल यील्ड है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? यानी मैक्सिमम। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? मैक्सिमम मोल जो बन सकते हैं। तो मैक्सिमम मोल कितना बना भैया? 8 मोल बना। कितना बना? डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड क्या हो गया? 8 मोल हो गया, और इनटू में 100 कर दो भैया, आपको परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। क्या? ये 50 हो गया, ये 4 हो गया, ये 25, और ये हो गया 2, और इसको 2 3 जा, दैट इज 25 × 3, दैट इज परसेंटेज यील्ड जो हम लोग का आ गया वो 75% आ गया भैया। कितना आ गया? 75%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज यील्ड जो है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन 1-2 करवा देते हैं क्वेश्चन, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। कि दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है?
उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा भाई, उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है इफ 6 मोल ऑफ ई रिएक्ट विथ 8 मोल ऑफ जी इज फॉर्म्ड विथ एक्सेस ऑफ एफ, फाइंड परसेंटेज ऑफ यील्ड। देखिए भाई इसके ना क्वेश्चन जो है उसका लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ लो। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है कि 1E + 2F, ये 2G मतलब रिएक्शन करने के बाद बनाएगी। आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है, तो परसेंटेज यील्ड किसका बताओगे आप? इसी का तो बताओगे, इसी का ना बताओगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो कह रहा है कि 6 मोल ई जब 8 मोल जी के साथ रिएक्शन करता है विथ एक्सेस एफ, तो परसेंटेज यील्ड आपको बताना है। देखो भैया क्या है कि 1 मोल ऑफ ई कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है? 1 मोल ऑफ ई अगर एक्सेस 2F के साथ यानी एक्सेस F के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है भैया? 2 मोल ऑफ जी बनता है, 2 मोल बनता है। 1 मोल ई अगर रिएक्शन करता है F के साथ, एक्सेस F के साथ, तो 2 मोल जी बना के देता है आपको। ठीक है, तो आपको क्या बोला है भैया? 6 मोल अगर ई रिएक्शन करेगा, कितना? 6 मोल। अगर 1 की जगह पे 6 मोल हो जाए तब भाई क्या होगा? तो आओ देखते हैं। अगर 1 मोल में 2 दे रहा है तो 6 मोल में क्या देगा? 6 मोल ऑफ ई क्या देगा आपको? रिएक्शन करेगा एफ के साथ, एक्सेस के साथ, तो भैया आपको देगा भाई 1 में 2 दे रहा है तो 6 में क्या देगा? 12 देगा। 6 × 2 = 12 मोल, सिंपल। ठीक है, तो भैया ये जो 12 आया है ना भैया, आपको देखो यहाँ ये जो 12 आया है ये क्या है आपका? ये है थ्योरेटिकल यील्ड आया आपको, यानी ये मैक्सिमम है। ये कितना है भाई? मैक्सिमम मोल आया है, ये मैक्सिमम मोल हो सकता है इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ दिया है इफ 6 मोल ऑफ ई रिएक्ट विथ ई रिएक्ट देन 8 मोल ऑफ जी इज फॉर्म। यहाँ पर 8 मोल जो है ना भैया, ये 8 मोल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये 8 मोल क्या है? ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये है आपका एक्चुअल यील्ड। क्या है? एक्चुअल यील्ड। तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ये है भैया थ्योरेटिकल, ये है एक्चुअल। सिंपल है, परसेंटेज तो निकाल ही दोगे आप। कैसे निकालोगे भैया? आराम से निकालोगे। एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्चुअल है 8 मोल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल है 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 100। निकाल दो भैया। ये हो गया 50, ये हो गया भैया कितना? ये हो गया 6, और ये करोगे तो ये हो गया 4, और ये हो गया 3। ठीक है, यही ना होगा? अब कर लो भैया, 200/3 करो तो परसेंटेज यील्ड आपको निकल के आ जाएगी 66.66%। परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? 66.66%। भैया इधर गीला है तो उधर दिखा नहीं आपको। ये परसेंटेज यील्ड है 66.66%। यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज यील्ड जो होगा वो होगा 66.66%। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सारा बात आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी लाइट कट गई थी, अभी फिर से लाइट कट गई, इसीलिए भाई मैं फिर से बाहर चला गया था। क्या करे, अभी जो वर्षा का मौसम है ना, क्या करे भाई, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, हद से ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन यार हम भी बहुत ही ज़िद्दी आदमी है, हट्ठी आदमी है। ठीक है, हम भी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर लाइट ज़िद्दी है तो हम उससे 10 गुना ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ठीक है, ये सोच रहा है कि वीडियो नहीं बने, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं वीडियो बना के रहूँगा। ठीक है, आप लोग के लिए। हम बहुत बड़ा ज़िद्दी है। लाइट क्या, लाइट भाई तू ज़िद्दी है ना, तू ज़िद्दी है ना, तुमसे 10 गुना ज़िद्दी मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं अपने विद्यार्थी के लिए, मैं अपने स्टूडेंट के लिए बहुत सोचता हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लाइन है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। फिर वीडियो तो लेकिन बनेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हाँ मैंने आपको बोला कि परसेंटेज यील्ड निकालना आपको बढ़िया तरीके से आ गया होगा, आई होप। ठीक है, परसेंटेज यील्ड आप बढ़िया तरीके से निकालना सीख गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एक रिएक्शन दे देगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसमें कि भाई एक रिएक्टेंट है जो किसी, मान लो कोई एक्स रिएक्टेंट है वाई रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जेड बना के दे रहा है। लेकिन इसमें जो आपको एक्स रिएक्टेंट है ना, ये जो है वाई रिएक्टेंट के साथ जो रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें जो है ना परसेंटेज प्योरिटी जो है एक्स का वो 80% प्योर है या 70% प्योर है।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं। क्या बोला? कभी कभी रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे होते हैं किसी के साथ वो 100% प्योर नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो भाई साहब वो जो कितना परसेंट प्योरिटी है वो हम लोग कैसे, मतलब कोई रिएक्टेंट का प्योरिटी दिया हुआ है तब उसका कैसे मास वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का भी सवाल नीट में पूछ देता है, तो इस तरह के सवाल को भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, लेट यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लेट मान लो क्या 250 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का वजन जो दिया गया है वो 250 है, और उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्योरिटी का परसेंटेज है, कितना परसेंट प्योर है, वो 80% प्योर है। ठीक है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। अब 250 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी तो होगी, तो नेट भाई हमारा 250 ग्राम थोड़ी प्योर होगा। ठीक है, 250 ग्राम में कुछ ग्राम जो है इम्प्योरिटी भी होगा। तो आपको बताना है कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट यानी प्योर CaCO3 में कितना परसेंट, यानी कितना जो है उसका वजन होगा, ये बताना है। और प्योरिटी जो है कितना परसेंट वो प्योर है, वो 250 ग्राम में इतना परसेंट प्योर है, 80% प्योर है, 20% प्योर नहीं है। तो मास कैलकुलेट करो। कैसे करोगे भाई? आराम से कर सकते हो। ठीक है, प्योरिटी आपको बताना है, तो कितना परसेंट प्योर है भाई, कितना परसेंट प्योर है? 80% प्योर है। ठीक है, और इसका वजन कितना दिया हुआ है? 250 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज कैसे? 100 से निकालते हैं। तो देखो 80% प्योर है भाई, फिर नहीं चल रहा, मैं यही मार्कर यूज करता हूं। ठीक है, ब्लू वाला। 80% जो है प्योर है। ठीक है, और इसका वजन कितना है? 250 इंटू में 250, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो प्योर यहां पर जो मास आएगा, ठीक है, जो रियल मास आएगा, जो प्योर मास आएगा CaCO3 का, वो कितना होगा? 25 इंटू में 8 कितना हो जाएगा भाई? दैट इज हमारा 200 ग्राम जो है वो प्योर मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और जो 50 ग्राम जो मास रहेगा वो इम्प्योरिटी है। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मास जो निकालना रहेगा प्योर रिएक्टेंट का, वो इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर 250 ग्राम दिया हुआ था तो भाई साहब कितना परसेंट प्योरिटी दिया हुआ था? 80%। कितना मास है इसका? 250 डिवाइडेड बाय 100 निकाल दो, 100 कर दो। ठीक है, इससे आपको प्योर मास पता चल जाएगा रिएक्टेंट का। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इस पर अच्छे सवाल करवा रहा हूं, बस आपको एक कंसेप्ट दे दिया हूं कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो। पहले अगर दिया रहे कोई मास, ठीक है, उसका परसेंटेज प्योरिटी दिया रहे, और कहेगा प्योर मास निकालिए, यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा वो निकालिए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस पर एक अच्छे सवाल ले लेते हैं, एक दो अच्छे सवाल ले लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट पर एक अच्छा सवाल है। क्या है? फाइंड मास ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ 50% ऑफ प्योर 400 ग्राम CaCO3। तो पहले इसका ना जो है प्योरिटी निकाल लो, यानी कितना जो है प्योर है वो निकाल लो। तो देखो भाई कितना दिया हुआ है? 50%। क्या निकालना है कि प्योर कितना है? प्योर CaCO3 कितना है भैया? मास ऑफ लिख सकते हैं, मास ऑफ प्योर CaCO3 कैसे निकालेंगे? परसेंटेज 50 दिया हुआ है, 50। ठीक है, और कितना मास है? 400 है, और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ठीक है, परसेंटेज है ना, तो ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, यानी मास ऑफ प्योर CaCO3 कितना आ गया भैया? 200 ग्राम। कितना आ गया? प्योर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 200 ग्राम है। ठीक है, प्योर मास इतना है। अब रिएक्शन क्या कह रहा है? रिएक्शन कह रहा है कि H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 50% CaCO3 के साथ। तो भैया CaCO3 ऐसे लिखा जाता है, और H2SO4
अब देखो भैया क्लास 10th में ये रिएक्शन है कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर सॉल्ट जो बनेगा भैया वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मतलब इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर भी बनता है। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं, अब है ही बैलेंस, ठीक है। यही ना बनेगा, हाँ CaSO4, ठीक है, हाँ ठीक है यही बनेगा, ठीक है। चलो भाई यही बनने वाला है। अब देखो भाई सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO4 यानी इसका मास आपको बताना है, इसकी मास क्या होगी, मास बताना है, ठीक है, इसका मास बताना है। तो पहले मोल्स वगैरह फाइंड कर लेते हैं। देखो सुनो 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 सुनो, जब अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो 1 मोल जो है H2SO4 होता है। यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ CaCO3, या नीचे लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ CaCO3 जो है 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? और हमारा जो मास आया है किसका, गिवन मास जो आया है वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो 200 ग्राम आया है। तो यहाँ पर देखो इसका गिवन मास 200 ग्राम है। तो इसके लिए हम मोल्स निकाल सकते हैं ना, इसके लिए मोल्स निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल H2SO4 मिलता है। बहुत बढ़िया है। देखो एक काम क्या कर सकते हैं, इसका हम मोल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 400 ग्राम में कितना मोल होगा, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो जानते हैं, मोलर मास जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो 100 होता है, 100 ग्राम। वो आप कैलकुलेट कर लेना। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 3 होता है। अब 100 आ जाएगा, ठीक है, आप कर लेना। तो 1 मोल में 1 मोल यानी 1 मोल CaCO3 में 1 मोल H2SO4 बनता है। तो अब देखो इसका हमको मोलर मास भी पता है और इसका हमको गिवन मास भी पता है 200। तो पहले इसके लिए मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे भैया, गिवन मास बट्टा मोलर मास। गिवन मास कितना है भैया, गिवन मास 200 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, अभी हमने निकाला है। 200 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 ग्राम होता है, ये कट गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो मोल जो है भैया 2 आ गया। तो अब मैं एक नया स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं कि अब अगर 1 मोल में, मैं अब मिटा दूं, यहां पर 2 मोल आ गया, मेरे को पता चल गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर जो मोल है वो कितना आ गया, 2 मोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब कंपेयर करने में आसानी रहेगा, नहीं तो कचरा हो जाता है, ठीक है। मोल हमने कितना निकाला, 2 मोल निकाल लिया, ठीक है। अब 1 मोल CaCO3 में 1 मोल H2SO4 बनता है। तो मैं क्या लिखूंगा, अभी मोल कितना आया, तो 2 मोल ऑफ CaCO3 में कितना मोल बनेगा H2SO4 का, यानी कितना मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल सुनो भाई, 1 मोल CaCO3 के साथ 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। तो जब 2 मोल अगर CaCO3 का होगा तो डेफिनेटली 2 मोल H2SO4 का रिएक्शन करेगा उसके साथ। तो ये भी 2 मोल होगा, 2 मोल ऑफ H2SO4। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसके लिए मोल्स फाइंड हो गई है। अब देखिए इसके लिए, अब इसका क्या कर रहा है, इसका गिवन मास ही ना कह रहा है, यानी मास कितना होगा इसका, गिवन मास, ठीक है। W फाइंड करने के लिए कह रहा है, यही ना, देखो भाई यही तो कर रहा है कि फाइंड द मास ऑफ H2SO4। सिंपल सी बात है। तो देखो इसके लिए मोल से निकल गया, इसके लिए मोल जो है वो 2 है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 होता है। यह H2SO4 का आप कैलकुलेट कर सकते हो। H2SO4 का मैं बार बार कैलकुलेट किया हुआ हूँ। 1 × 2 + 32 + 16 × 4 दैट इज यहाँ पर हो गया 98 ग्राम होता है, ठीक है। आप देख लेना आप, ठीक है। तो मोल इतना है और मोलर मास जो है वो 98 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप M जो है W जो है यहाँ फाइंड कर सकते हो। गिवन मास कितना होगा, N = गिवन मास बाय मोलर मास होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और आपको क्या कह रहा है, W फाइंड करने के लिए, तो W = क्या हो जाएगा, N × M दैट इज W = मोल कितना है भैया, मोल है 2 और मोलर मास 98 है। तो इसको आप गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 6 7 1 9 18 19 196 ग्राम जो मास हो जाएगी वो 196 ग्राम हो जाएगी। दैट इज D नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है
फाइंड कर सकते हो इस तरह का। अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको फोड़ के आ सकते हो। क्या बोला मैंने? फोड़ के आ सकते हो। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन होगा, पहले आप इसको नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आ गया, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल रिएक्ट विथ 33.33% ऑफ प्योर 90 ग्राम ऑफ C2H6 दैट इज इथेन व्हेन इट अंडरगोज कंबशन। भाई इथेन का कंबशन करवाया जा रहा है, तो पहले एक इक्वेशन लिख दो, यानी केमिकल इक्वेशन इसका लिख दो कि जब इथेन का कंबशन होता है, यानी C2H6 का जब कंबशन करवाते हैं ऑक्सीजन, भाई किसी भी कंबशन क्या होता है पता है? कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो वो कंबशन कहलाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी इसका अगर हम कंबशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं भैया? कंबशन जब करवा रहे हैं तो आपको देखो भाई, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबशन करवाते हैं, सुनो, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तब बनता है डेफिनेटली 100% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है। मैं क्या बोला? कभी भी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाओगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई? अब मेरे को 10th में भी घोषणा पड़ेगा। चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन हुआ तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है, फिक्स है। अब इसको बैलेंस कर दो, यही एक परेशानी रहता है, तो आओ बैलेंस करते हैं। इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने लिख दिया। इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोल्स में हमको गड़बड़ी हो जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा इस तरह के इक्वेशन को, नहीं तो भाई गलत आंसर निकाल दोगे। बैलेंस करना ही पड़ेगा, मस्ट है बैलेंस करना। बैलेंस नहीं करोगे तो मोल्स गड़बड़ हो जाएगा, अब मोल्स गड़बड़ होगा तो पूरा आंसर ही गलत आप कर दोगे, ठीक है। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, यही तो मोल्स होते हैं ना। यहाँ पर हमने बताया था ना, जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा रहा था, इसका पिछला लेक्चर, कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मोल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सारे चीजें हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम भी हो सकता है। बताया था ना भाई, बताया था ना। तो भाई बैलेंस करना तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो भाई बहुत चीज़ गड़बड़ हो जाए, पूरा आंसर ही गड़बड़ हो जाए। तो बैलेंस करना जरूरी है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिखा, तो 2 कार्बन हो गए। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 2 4 1 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, और 5 लगा दो तो भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप क्या करो, 5/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, और पूरे इक्वेशन को देखो, जितना से डिवाइड देते हैं ना, मतलब 5/2 लिखे, जितना डिवाइड में रखे उतना से पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं। यानी जितना हम लिखे ना, यहाँ पर देखो, जितना हम डिवाइड में लिखे उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड देते। अगर हम यहाँ पर नीचे में 3 लिखते तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड दे देते, ठीक है, यानी गुना कर देते। वेरी सॉरी, अगर जितना से हम इसको डिवाइड किए उतना ही हम उस इक्वेशन को उतना से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। हमने 2 से डिवाइड दिया है तो 2 से गुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 डालते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 डालते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ये बात है। अब देखो, अब गुना किए तो क्या हुआ, 2C, अरे भैया क्या हो गया, 2C2H6 प्लस 2 से 2 तो कट गया भैया, 2 से 2 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट 5O2 डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड में क्या बोल रहा हूँ मैं यार, लाइट जो कट जाती है ना, इसी का टेंशन दिमाग में रहता है कि लाइट ना कट जाए बोलते बोलते, इसीलिए हो जाता है। तो ये रिएक्शन करने के बाद बता दे रही है 2 2 जा 4CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब बैलेंस हुआ क्या, ध्यान से देखो तो 4 कार्बन इधर है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। देखो ना, इधर 2 2 जा 4 ही है और इधर 6 2 जा 12 है, सॉरी 6 2 जा 12, हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6 डाल देंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, कौन, क्या बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 4 2 जा 8 6 14 है, तो यहाँ पर आराम से 7 लिख दो, खत्म, बैलेंस हो गया। चलो भाई बैलेंस तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो बैलेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट गड़बड़ाएगा, मोल्स गड़बड़ा जाएगा, मोल्स गड़बड़ा जाएगा तो भाई आप मास वगैरह भी गड़बड़ा दोगे। फाइंड मास कह रहा है ना ऑक्सीजन का, मास ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है कि फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल रिएक्ट विथ 33.33% प्योर 90 ग्राम ऑफ C2H6। C2H6 का मोलर मास कितना होता है निकाल लो ना, 12 इंटू 2 और प्लस में 1 इंटू 6 दैट इज 24, 30 ग्राम हो गया मोलर मास इथेन का। C2H6 का कितना होता है 30 ग्राम। तो कर लो आप, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर प्योर निकाल लो यहाँ से, प्योर मास ऑफ C2H6 कैसे निकालोगे, परसेंटेज कितना है भैया, परसेंटेज है 33.33 और इनटू में इसका मास जो है 90 ग्राम दिया हुआ है, कितना 90 ग्राम, ठीक है भाई 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, ये से ये कटेगा, ठीक है। यहाँ से जो मास है प्योर मास ऑफ C2H6, मेरा आदत है भाई बोर्ड पर हम बहुत स्लो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 29 27 7 में 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 29 2 2 2 2 2 2 पॉइंट न लगेगा, अभी बता रहा हूँ। 27 28 29 2 2 2 2 2 27 29, ठीक है। 299.97 डिवाइडेड बाय हो जाएगा भैया 10। तो यहाँ से इसको कट करोगे ना भैया तो हो जाएगा यहाँ पर प्योर मास ऑफ C2H6 जो है वो 29.99 हो जाएगा ना, और 29.99 को हम अप्रॉक्स में 30 लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्योर मास आ गया ना इथेन का वो 30 ग्राम आ गया। प्योर मास कितना आया 30 ग्राम। देख लो यहाँ से ये कट कर रहा था 29.99 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्स में, यानी ये वैल्यू को हम अप्रॉक्स में 30 लिख दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको प्योर मास भी निकल गया। आओ हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिलेट करते हैं। आइए, हमको फाइंड मास ऑफ O2 पूछ रहा है, ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, विच विल रिएक्ट विथ 33% ऑफ प्योर 90 ग्राम ऑफ इथेन। चलो भाई मेरे को यही दोनों से काम हो जाएगा। देखो जब 2 मोल ऑफ C2H6 जो है 2 मोल C2H6 के लिए कंबसन करवाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है भाई, 7 मोल ऑक्सीजन लगता है, यानी 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगता है, यानी 2 मोल में 7 मोल, ठीक है। 2 मोल में 7 मोल लगता है, 2 मोल में 7 मोल लगता है, ठीक है। तो 1 मोल में कितना लगेगा, 1 मोल ऑफ C2H6, अगर 1 मोल इथेन को कंबशन करवाना है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा भाई, कितना ऑक्सीजन लगेगा भाई, 7/2 मोल, कितना लगेगा 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है। अरे भाई देखो ये है ना, ये देखो ज़्यादा है ये कम है, ज़्यादा से कभी कम में आते हैं तो इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को डिवाइड दे देते हैं, इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को डिवाइड दे देते हैं। और जब गुना में आते हैं, सॉरी जब मतलब या ये कम से ज़्यादा में आते तो गुना कर देते, ठीक है, गुना कर देते। क्या बोला मैंने, कम से, ये कम है ना, 2 मोल और 1 मोल कम है, यानी 2 मोल से 1 मोल आ रहे हैं तो कम है, 2 मोल ज़्यादा 1 मोल कम है, यानी 2 मोल से 1 मोल में आ रहे हैं, यानी कम आ रहे हैं, ज़्यादा से कम आ रहे हैं। तो ज़्यादा से कम में आते हो तो ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू को डिवाइड दे देंगे, तो 7/2 मोल हो जाएगा 1 में। वैसे तो ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं, बहुत बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, इसी के लिए उनको बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो 1 मोल में इतना मोल आ गया ऑक्सीजन का, ठीक है भैया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है 1 मोल में इतना आ गया, तो पहले आप क्या कर लो, आपको कुछ और चीज़ दे रखी है क्या, पहले C2H6 है ना, ये इसका आप मोल निकाल लो पहले, ठीक है, कितना मोल है ये आपको गिवन मास दे रखा है, ठीक है, आपको गिवन मास दे रखा है और आपको मोलर मास भी दे रखा है। तो पहले इसका रियल मोल निकाल लो C2H6 का। तो मोल कितना हो जाएगा C2H6 का, देखो भैया मोल क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास इसका 30 ग्राम अभी मैंने निकाला, यहाँ नीचे देखो 30 ग्राम गिवन मास हमने 30 ग्राम निकाला, और मोलर मास भी 30 ग्राम ही होता है, देख लो ना इथेन का 30 ग्राम। तो इथेन का जो रियल मोल है वो कितना है, 1 है, कितना है भैया, रियल मोल 1 है, ठीक है।
तो जब देखो 2 मोल में 7 मोल दे रहा है, 1 मोल में 7/2 मोल दे रहा है, तो 1 मोल में 7/2 मोल ही होगा। तो 1 मोल का तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। पहले हम 7/2 मोल 1 मोल का निकाल लिए। तो 1 मोल ऑफ C2H6, यानी जब 1 मोल C2H6 करेगा तो 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट मतलब करेगा इतना कंबशन करवाने के लिए, यानी 1 मोल इथेन का कंबशन करवाने के लिए 7/2 मोल लगेगा ऑक्सीजन का। ठीक है भैया, तो ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है भैया, ऑक्सीजन का ही ना मास पूछ रहा है, तो निकाल लो। मोल इतना दिया हुआ है, मोल जो है ऑक्सीजन का इतना दिया हुआ है, तो और मोलर मास 32 होता है, तो निकाल लो यहाँ पर मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास पूछ रहा है, नहीं गिवन मास पूछ रहा है, तो इसका गिवन मास निकल जाएगा। तो देखो भैया, मोल इसका जो मोल है उसका 7/2 दे रखा है, इसका मोलर मास जो होता है वो 32 होता है, 32 ग्राम। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हो डेफिनेटली। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय M, ठीक है। मोल दे रखा है 7/2, W कितना दे रखा भैया, W कितना दे रखा, W ही पूछ रहा है। M कितना है भैया, 32, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इजकल टू नहीं, W इंटू 2 इजकल टू 32 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करो। W इंटू 2 इजकल टू 32 7 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 1 1 7 21 और 1 24, ठीक है 24, अरे भैया 224, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी W इजकल टू 224 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आ गई 112, यानी गिवन मास जो है ऑक्सीजन का वो 112 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 112 ग्राम आ जाएगा। सिंपल था, देखो 112 ऑप्शन, अरे भैया 20 बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल था। क्या किया मैंने पहले बताओ, मैंने पहले भाई बैलेंस किया, क्योंकि विदाउट बैलेंस ही नहीं बनेगा क्वेश्चन। विदाउट बैलेंस किए हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं हिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अब गलत कर दोगे, तो पहले मैंने बैलेंस कर लिया। उसके बाद देखो दे रखा था यहाँ पर मैंने 2 मोल में, यानी 2 मोल दे रखा था, तो 2 मोल में 7 मोल ऑक्सीजन लगता है, 2 मोल इथेन को कंबशन करवाने के लिए, ठीक है। तो अब 1 मोल में कितना, क्योंकि मोल अभी हम निकाले, क्योंकि इसका गिवन मास और मोलर मास से मोल 1 आया, तो 1 मोल इथेन में भाई 7/2 मोल ऑक्सीजन होगा, तो मोल 7/2 आ गया, और मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो गिवन मास जो है, यानी जो कितना लगेगा कंबशन करवाने के लिए, ऑक्सीजन का मास कितना होगा हमने निकाल लिया यहाँ से, वो 112 ग्राम ऑप्शन में दिया हुआ था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये सारा बात आप नोट कर लिए होंगे और आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं भी नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर होने वाला है। बहुत क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पर नीट में आ जाते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे तो नहीं, एक ही तो आएगा, तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है लिमिटिंग रिएजेंट से। तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल में आपको एक शायरी सुना देते हैं, ठीक है। तो ये शायरी उन कुछ लड़कियों के लिए है जो लड़कों का बहुत बुरी तरह से काट के चली जाती है, तो उनके लिए कुछ लिखा है, सुनिएगा। जिस्म तो दूर की बात है, कांप जाएगी रूहें भी। जिस्म तो दूर की बात है, कांप जाएंगी रूहें भी। आ मुझसे भी बेवफाई कर कोई, आ मुझसे भी बेवफाई कर कोई, तोड़ दूंगा दिल को बिन छुए ही, ठीक है। तो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, शायरी कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।